नमस्कार दोस्तों, साधना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, निर्वाचन, इलेक्शन। जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि संविधान के भाग 5 में, ये ध्यान रखेंगे कि भाग 5 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस बात को याद कर लेंगे। भाग 5 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भारत की जो शासन प्रणाली है अपने यहाँ की, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इसीलिए निर्वाचन का भी जो टाइप है वो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मेकअप किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अपने यहाँ इलेक्शन किस हिसाब से किया जाता है। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि देश में अपने यहाँ पर जो लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव, क्योंकि इसी में सभी व्यक्ति वोट डालने, सॉरी व्यक्ति नहीं, यहाँ पे नागरिक शब्द यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि भारत के नागरिकों को ये अधिकार होता है वोट देने का। तो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा और आप में से सभी लोग वोट डालने जाते भी होंगे। तो ये सब आप लोग की स्थिति यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि अपने यहाँ जो चुनाव व्यवस्था है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर डिसाइड की गई है कि जो वयस्क व्यक्ति होगा वही वोट देगा और नाबालिग वोट नहीं दे सकता। और वयस्क मताधिकार की जो अपने यहाँ आयु है वो 18 ईयर्स है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, 18 वर्ष है। यानी 18 वर्ष का अगर कोई भारत का नागरिक हो जाता है तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है और वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर इस अधिकार को प्राप्त कर सकता है। इससे पुराने वीडियोस में हम लोगों ने एक बात देखी थी कि अपने यहाँ पहले वयस्क होने की जो आयु थी वो 21 ईयर्स रखी गई थी। तो आप लोग मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताएंगे कि किस अमेंडमेंट द्वारा वोटिंग की आयु या वयस्क की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ये आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन मोस्टली यूपी पीसीएस में बहुत आता है और थोड़ा सा कंट्राडिक्शन वाला मामला है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अपने देश में निर्वाचित होने तथा वोट देने का जो अधिकार है वो वैधानिक या विधिक अधिकार है, ध्यान रखेंगे, न कि संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पिछली बार आईएएस में भी पूछा गया है। ठीक है ना, 17 वाले पेपर में, चाहे तो आप लोग शायद देख सकते 17 वाले में ही है। हाँ, 17 या 18 वाले में है, देख लेंगे। तो यूपीएससी ने वहाँ पे इसका आंसर संवैधानिक माना है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में इस बात को लेके कंट्राडिक्शन रहता है। कुछ किताबों में ये संवैधानिक लिखा हुआ है और कुछ किताबों में इसको वैधानिक अधिकार माना गया है। अब मेरे हिसाब से ये वैधानिक अधिकार, इसका उत्तर ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हमारे संविधान में निर्वाचन की तो बात की गई है, ठीक है ना, लेकिन कहीं पर भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है अपने संविधान में कि वोट देना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है या नहीं है। मतलब स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। अगर हम आर्टिकल 324 का हवाला दें तो उसमें भी ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं करता है कि जो वोट देने का जो अधिकार है व्यक्ति को, कि वो आर्टिकल 324 द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बात आप एक बार, अगर आपके पास बेयर एक्ट या कोई बुक है तो अगर आप उसमें से आर्टिकल 324 को भी पढ़ेंगे या 324 से लेकर 329 तक अगर आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कहीं पर स्पष्ट रूप से ये वाली बात नहीं है कि ये ऐसा करना ही पड़ेगा या ऐसा करना ही है। ठीक है ना, भारतीय नागरिक को वोट देने के मामले में। तो इसलिए, और ये जो अधिकार है ये संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक है। ये विधि द्वारा दिया गया अधिकार है कि हर व्यक्ति को, ये विधि द्वारा दिया गया अधिकार है कि उसको वोट देने का अधिकार है, ना कि संविधान द्वारा कहीं नहीं दिया गया। ठीक है ना, तो आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं इन आर्टिकल्स के बीच में कि इस तरह की बात कहीं पर नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ मेरे हिसाब से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे यूपी में ये क्वेश्चन जब जब पूछा गया है तब तब इसका उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैधानिक या विधिक अधिकारी माना है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 17 या 18 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये आईएएस में कि जो वोट देने का अधिकार किस टाइप का अधिकार है, तो अपने आंसर की में संघ लोक सेवा आयोग ने, यूपीएससी ने इसको संवैधानिक माना है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको और देख लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये उत्तर ज़्यादा ठीक है, वैधानिक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित सभी प्रावधान अधिनियमित करने की शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है ना, तो ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रावधान लागू करने होंगे, अधिनियमित करने का मतलब है यहाँ पे लागू करने से, कि जो भी प्रावधान इन 4 चुनावों से संबंधित अगर लागू करने होंगे तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निर्वाचन आयोग के पास नहीं है, संसद के पास है। कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं हम? कि संसद के चुनाव और राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित जो भी प्रावधान लागू करना होगा, ठीक है, तो वो संसद करेगी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये चुनाव हमारे यहाँ कराता कौन है। देखिए अपने यहाँ 2 बॉडी हैं मेन, एक तो आप लोगों ने निर्वाचन आयोग सुना ही होगा, इलेक्शन कमीशन, और एक दूसरी बॉडी का नाम आपने सुना होगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन जिनको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है ये पूरे भारत के लिए है, और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अलग टाइप का उनका काम है। तो वो क्या अंतर है थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है ये जितने भी इलेक्शन हैं अपने यहाँ केवल स्थानीय स्वशासन को छोड़ के, इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन वाले इलेक्शन को, स्थानीय स्वशासन से मेरा मतलब है ग्राम पंचायत, ठीक है ना, नगर पालिका, नगर निगम, ये जो इलेक्शन हैं इनको छोड़कर बाकी के सारे इलेक्शन निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो आपका, या फिर उपराष्ट्रपति का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, जो भी हो। ठीक है, ये सारे चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। और स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव हैं पंचायत और नगर पालिका वाले, वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग को। तो देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 25 जनवरी 1950 को की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट, जब इसकी स्थापना की गई थी तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे तब ये आयोग एक सदस्यीय था, बहुसदस्यीय नहीं था। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा। तो फिलहाल अभी ये देख लेते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है इसका वर्णन अभी हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 का तक है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन है। तो इसलिए ये किस प्रकार की संस्था हो जाएगी? ये आपकी एक संवैधानिक संस्था हो जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो निर्वाचन आयोग है ये आपकी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन किया गया है, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये किस किस के चुनाव कराते हैं आइए। ठीक है ना, और इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है कि निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष चुनाव कराना। अभी मैंने आपको बताया कि जब ये आयोग का गठन किया गया था तो उस समय ये आयोग एक सदस्यीय था। तो ये बात यहाँ पे आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय ही रहा। ठीक है ना, उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी करके 2 और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इसमें की गई। तो तब से ये आयोग बहुसदस्यीय हो गया है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी करके 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, यानी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो इस तरह से ये आयोग 3 सदस्यीय हो गया अब। ठीक है ना, तो और वर्तमान में भी इसकी स्थिति 3 सदस्यीय ही है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, और ये 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त वाली जो प्रोसीजर है, ये तारीख ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी करके इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और उससे पहले यानी कि 16 अक्टूबर 1989 से पहले की अगर हम बात करें तो ये आयोग एक सदस्यीय था। ठीक है, तो फिलहाल ये बहुसदस्यीय हो गया है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखा है निर्वाचन आयोग में वर्तमान की अगर हम बात करें तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ अन्य
निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे अन्य वाली बात लिखने का मकसद ये है क्योंकि इसमें अन्य कितने निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है और इनकी संख्या का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है टाइम टाइम पे, जैसा ज़रूरत होगी वैसे राष्ट्रपति एक अपना अधिसूचना द्वारा ऐसा कर सकता है। ठीक है, जैसा कि 1989 में राष्ट्रपति ने किया था। तो वही वाली बात यहाँ लिखी हुई है इस फ्रंट में। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 324(2) में अगर हम जाएं तो हम देख सकते हैं कि उसमें अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद के सृजन और ख़त्म करने के बारे में बात की गई है। और अभी हम लोग इसको शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी निर्वाचन आयुक्त के पद का सृजन करना है या उसको ख़त्म करना है तो ऐसा राष्ट्रपति एक अधिसूचना के द्वारा कर सकता है, यानी कि ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में देख लेते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में आपका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएंगे कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और उनके अलावा जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके भी नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट, अब इसकी पदावधि देख लेते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इनका कितना कितना होता है। तो सबसे पहले आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त पे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, ठीक है, यहाँ इस वाली बात को ध्यान रखेंगे कि 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान रखेंगे कि मिनिमम आयु का कोई वर्णन नहीं है कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम आयु की कोई वर्णन नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन कब हटेगा सिर्फ उसका वर्णन है, तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगा तब तक अपने पद पर रहेगा और उसी बात को फॉलो करेगा। अब बात आती है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त उनका टाइम पीरियड कितना होता है। तो उनकी अगर हम बात करें अन्य निर्वाचन आयुक्त की तो वो 6 वर्ष, ठीक है ना, या 62 वर्ष की आयु, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पॉलिटी में यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और जब हाई कोर्ट पड़ा था तो सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की उम्र पर रिटायर हो रहे थे और हाई कोर्ट के 62 वर्ष की। क्यों, वहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो 65, हाई कोर्ट छोटा है तो 62। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम लागू करके याद कर सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त मेन आदमी होता है, ठीक है ना, किसका, इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष है वो, तो इसलिए उसकी रिटायरमेंट की आयु ज़्यादा है 65 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले हो जाए। और अन्य निर्वाचन आयुक्त क्योंकि उसके नीचे काम करते हैं वो लोग, तो इनकी आयु उससे कम है यानी 62 वर्ष है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो इसका टाइम पीरियड हो गया 6 वर्ष या 65 या 62 वर्ष की आयु। अगर इससे पहले भी ये लोग अपना पद छोड़ना चाहते हैं बीच में तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इनको अगर हमें हटाना हो तो फिर कैसे हटाएंगे। देखिए यहाँ पर अपना जो अभी इलेक्शन कमीशन है ये 3 सदस्य वाला है। ठीक है, 3 मेंबर है अभी इसमें, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, तो अब दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है। अब हम सबसे पहले देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हमें पद से हटाना हो, ठीक है, तो कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट वाली बात को। ठीक है ना, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मैंने आपको बताया था कि उसको हटा रहे थे हम जैसे राष्ट्रपति को हटाया जा रहा था, इट मीन्स महाभियोग के द्वारा। उस पर आरोप क्या लगाया जा रहे थे, कदाचार और अक्षमता का सुप्रीम कोर्ट के जज पर, या हाई कोर्ट के जज की भी बात करें तो दोनों पे सेम। ठीक है ना, बट हम यहाँ पे क्योंकि केंद्र का मामला है तो इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय को लेंगे और उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त पे कदाचार और अगर अक्षमता का आरोप लगा होगा तभी उसको पद से हटाया जाएगा। तीसरे किसी और आरोप के द्वारा उसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लेकिन यहाँ पर हम महाभियोग शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाभियोग शब्द का उपयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया
है और उसी के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पढ़ी थी, तो हम लोगों ने वहाँ ये शब्द यूज़ किया था कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी रीत से हटाया जाता है जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, यानी महाभियोग को। ठीक है, तो ये वाली बात हम लोग दिमाग में रखेंगे, महाभियोग शब्द और किसी के लिए यूज नहीं होता है। तो अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हमें हटाना है तो उसी रीति से हटाएंगे जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेम वही प्रोसेस है, तो इसलिए इस प्रोसेस को आप पीछे वाले वीडियो से कर सकते हैं। इसके बाद अन्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो इसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर काम करेगा। ठीक है ना, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर राष्ट्रपति से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की सिफारिश कर देता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इसको हटाना चाहिए, तो वो उनको पद से पदमुक्त कर देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके पावर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं जल्दी जल्दी। पहला, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना। ठीक है, ध्यान रखना, ये कॉमन शब्द है, सुना होगा। तो कुछ सालों बाद अगर जब भी चुनाव आयोग को लगता है तो वो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर देता है। कहने का मतलब है कुछ क्षेत्र किसी क्षेत्र में जोड़ देना, उससे हटा देना, तो इस तरह से डिलिमिटेशन करता है। मतदाता सूची तैयार करता है, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है। ठीक है, साथ ही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी अलॉट करता है। इसके बाद निर्वाचन कराना, ये इसका सबसे प्रमुख कार्य है। चुनावों को रद्द करना अगर कोई धांधली होती है या कोई गड़बड़ी हो जाती है तो, और विविध कार्य भी, जैसे कि चुनाव की वैधता का निपटारा करना, उम्मीदवारों की खर्च की राशि निश्चित कर देना, चुनाव शांतिपूर्ण कैसे होंगे इस बात पर काम करना, चुनाव प्रचार कितने से कितने समय तक होना चाहिए, ठीक है ना, कितना उनको खर्च करना है। तो इस तरह के ये सारे काम आपका चुनाव आयोग द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कि चुनाव के प्रकार। हालांकि चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन इनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ऐसा हालांकि किसी किताब में लिखा नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने के लिए कि चुनाव के प्रकार, कितने प्रकार के चुनाव होते हैं, कोशिश की है कि आप लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। तो एक तो शब्द मोस्टली आपने ये सारे सुने होंगे, आम चुनाव जो बहुत पॉपुलर रहता है, जनरल इलेक्शन जैसा कि हम देखते हैं जो कि हर 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, लोकसभा और विधानमंडल जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, इसमें लिखा भी है सामने, आप देख सकते हैं कि जब लोकसभा और विधानमंडल अपने कार्य पूरे कर लें तब ये काम किया जाता है। ठीक है ना, आम चुनाव होते हैं, उसको हम बोलते हैं आम चुनाव। जब लोकसभा और विधानमंडल अपना कार्यकाल यानी 5 साल का जो टाइम पीरियड है इसको पूरा कर लेगा तो ये आपके जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं, उसको बोलते हैं आम चुनाव। इसके बाद मध्यावधि चुनाव, नाम से ही पता चल रहा है, मिड टर्म इलेक्शन। जब लोकसभा और विधानमंडल अपने समय से पहले अगर भंग हो जाता है किसी भी कारणवश, तब जो इलेक्शन करवाए जाएंगे वापस लोकसभा और विधानमंडल के गठन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। यानी कि आम चुनाव हो चुके, किसी भी कारणवश लोकसभा और विधानमंडल भंग हो गया, ठीक है ना, टाइम पीरियड पूरा करने से पहले, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव करवाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं मध्यावधि चुनाव, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है उपचुनाव, बाई इलेक्शन, नाम से ही पता चल रहा होगा। ये कब करवाया जाएगा, जैसे आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव हो गए, कोई कैंडिडेट चुन लिया गया, किसी भी कारणवश या तो उसकी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे और वो पद खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस खाली पद को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है उसको हम उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर था आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव में। एक बार फिर देख लेते हैं। आम चुनाव जो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, मध्यावधि चुनाव बीच में ही भंग होने पर, और उपचुनाव जब कैंडिडेट मर जाए या त्यागपत्र दे दे, या ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी कारण से अगर पद खाली हो जाए उस कैंडिडेट का, तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव करवाए जाते हैं। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे कि आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है ना, वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। किन किन से, आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव से जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। अब उपचुनाव की अगर हम बात करें तो अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जब पद खाली हो जाएगा,
या मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे। मान लो कोई एमएलए एमपी चुना गया और 2 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देता है, तो उसके जो 3 साल बचे, ठीक है ना, तो उन 3 सालों के लिए उपचुनाव करवाया जाएगा और उस उपचुनाव में जो भी व्यक्ति चुन के आएगा वो शेष टाइम पीरियड के लिए उस पद पर बैठेगा, ठीक है, या उसको ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ भी है, तथा उपचुनाव में शेष कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।